Hello students, today we are going to continue our chapter Contemporary South Asia. आज इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर के अंदर बात करेंगे इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, यानी कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, किन मसलों पर लेकर दोनों में जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में जो आती हैं किन मुद्दों को लेकर उनमें कन्फ्लिक्ट्स है और किन बातों को लेकर दोनों में सहमति है। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश के। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। एज वी नो वेरी वेल कि बांग्लादेश, नेपाल एंड अदर देयर आर 7 कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। राइट, अब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर डिफरेंसेस है, कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हैं जिनमें इनके विचार आपस में नहीं मिलते। वो मुद्दे कौन कौन से हैं? इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सपीरियंसेस डिफरेंसेस ओवर द इशू ऑफ शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि बांग्लादेश और इंडिया दोनों की बाउंड्री से निकलती है, दोनों देशों में से होकर निकलती है। राइट, तो उसमें वाटर डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है। एज वेल एज इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं इलीगली, यानी लीगल तरीके से नहीं, इलीगल दे आर कमिंग टू इंडिया। उस चीज़ को लेकर उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हैं। सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इंडिया का ये कहना है कि बांग्लादेश एंटी इंडियन, यानी वो इस्लामिक जो इंडिया के अगेंस्ट है, वो चीज़ जो इंडिया को नुकसान करती है, इंडिया के बीच इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश करती है, एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है उनको सपोर्ट करता है बांग्लादेश। राइट, इसके अलावा रिफ्यूजल टू अलाउ इंडिया ट्रूप, इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उनको भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देता। एक्सेप्ट दैट नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। बांग्लादेश में नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, राइट, भंडार है नेचुरल गैस का, लेकिन बांग्लादेश इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। ये पॉइंट्स हैं जिनको लेकर, ये वो इश्यूज हैं जिनको लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मतभेद है। लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी अपने इन डिस्प्यूट्स को एक तरफ रखकर दोनों कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट भी करती हैं। वो कोऑपरेशन कहाँ है, किस तरीके से इंडिया को आपस में दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं? सबसे पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। डिजास्टर क्या होता है? ऑल ऑफ सडन अगर कोई आपदा आ जाती है, ऑल ऑफ सडन अगर जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, राइट, लाइक दैट, कि जिसमें पूरा बुरा अफेक्ट पड़ता है, जिसमें वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की कंट्री बुरी तरह से अफेक्ट होती है। तो इन दोनों मामलों में इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। एक्सेप्ट दैट इकोनॉमिक रिलेशन, दोनों में इकोनॉमिक रिलेशंस भी अच्छे डेवलप हैं। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी दैट वांट टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। लुक ईस्ट पॉलिसी, अब ये इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी में इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया के, एशिया में जो भी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन डेवलप करके, वहाँ पर अपना ट्रेड उनके साथ करके इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, और उसमें बांग्लादेश उसकी हेल्प कर रहा है। राइट, ताकि जो चाइना की इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पर, उस इन्फ्लुएंस को इंडिया टक्कर दे सके। क्लियर? तो दैट इज नोन एज लुक ईस्ट पॉलिसी। इज इट क्लियर? तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर दोनों कंट्रीज एक हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं, बट ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दोनों में मतभेद पाए जाते हैं। इट कंप्लीट इंडिया एंड बांग्लादेश के ऊपर आपका कंप्लीट 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेप्ट दैट
अगर इनमें अलग अलग आता है, सपोज ओनली रिगार्डिंग डिफरेंसेस, तो इट मे कम एज एनी वन डिफरेंस, एनी टू डिफरेंस, और राइट इन डिटेल रिगार्डिंग द डिफरेंसेस, तो इट कैन कम एज 1 मार्क, 2 मार्क और 4 मार्क. सेम इज रिगार्डिंग द कॉपरेशन, ये भी आपका 1, 2 और 4 किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश. अनदर साउथ एशियन कंट्री जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री भी है, वो कौन सी है? दैट इज नेपाल. अब नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे? हम जितने भी यहाँ पर नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के रिलेशन, सब में हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. एक, किन बातों को लेकर मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि किन मुद्दों पर लेकर वो दोनों कंट्रीज आपस में सहयोग कर रही हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं. राइट. अब डिफरेंसेस नेपाल के साथ हमारे किस चीज को लेकर डिफरेंसेस है? नेपाल रिलेशन विद चाइना. इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है, राइट. लेकिन नेपाल के रिलेशन किसके साथ अच्छे हैं? चाइना के साथ. इस बात को लेकर दोनों में कन्फ्लिक्ट्स है. एज वेल एज इंटरेक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स, दैट इज माओइस्ट जो माओवादी हैं उनको नेपाल जो है वो पनाह देता है. राइट. एंटी इंडियन एलिमेंट्स है वो जो कि इंडिया में टेररिज्म को डेवलप करते हैं. एक्सेप्ट दैट देयर हैड बीन ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द पास्ट. पहले, आज जो है काफ़ी हद तक सही हो चुके हैं रिलेशन, लेकिन पास्ट में ट्रेड से रिलेटेड हमारे डिस्प्यूट्स भी थे नेपाल के साथ. नेपाल सिटीजन ऑफन एक्सक्यूज, नेपाल की जनता जो है वो ज़्यादातर क्या कहती है? ऑफन एक्सक्यूज इंडिया फॉर इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स. वो ये कहती है कि इंडिया जो है नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है. इज इट क्लियर? तो ये क्या है? इश्यूज ऑफ डिफरेंसेस, जहां पर इंडिया और नेपाल आपस में एक दूसरे से मतभेद रखते हैं. राइट. नेक्स्ट, कौन से एरियाज हैं? कॉपरेट भी कर रहे हैं वो आपस में, इन सभी डिस्प्यूट को एक तरफ रखकर. स्टिल दे आर कॉपरेटिंग विद ईच अदर. कहाँ कॉपरेट कर रहे हैं? बोथ द कंट्रीज साइन द ट्रीटी ऑफ ट्रेड. कौन सी ट्रीटी को दोनों कंट्रीज ने साइन किया है? ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. कब किया ये साइन? इन 2005. 2005 में दोनों कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है. कब किया? इन 2005. इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन. एक्सेप्ट दैट फिर 2006 आया, तो 2006 में दे साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. इन 2006 उन्होंने दोस्ताना ट्रीटी, दोस्ती का एक समझौता किया टू प्रोवाइड. अब ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी इसमें क्या कंडीशंस थी? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस. एक दूसरे को सहयोग करेंगे फाइनेंशियली एज वेल एज टेक्निकली. राइट. पैसे के तौर पर भी और टेक्निक्स में भी एक दूसरे की वो हेल्प करेंगे. एंड टू अलाउ सिटीजन्स टू मूव विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट. और दोनों ही कंट्री नेपाल और इंडिया एक दूसरे के सिटीजन्स को एक दूसरे की कंट्री में आने जाने के लिए बिना वीज़ा और पासपोर्ट अलाउ करेंगे. अगर हमें नेपाल जाना है इंडियन पीपल को तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा एंड पासपोर्ट. सेम इज रिगार्डिंग द नेपालियंस. नेपाल के लोगों को भी इफ दे वांट टू विजिट इंडिया तो उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये हमारा कौन सी ट्रीटी के अंडर आता है? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. कब हुई ये ट्रीटी? इन 2006. राइट. तो ये भी आपका क्या है? इट्स आल्सो 1 मार्क क्वेश्चन. राइट. इट कैन कम इन 1 मार्क, और अगर इसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है तो इट कैन कम इन 2 मार्क्स आल्सो. इज इट क्लियर? अगेन सेम एज इन बांग्लादेश वी हैव डिस्कस्ड कि आपका इंडिया नेपाल पर कंप्लीट 6 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. ओनली डिफरेंसेस पर 1, 2, 4 इन एनी फॉर्म, एंड इन कॉपरेशन अगेन 1, 2 और 4 इन एनी फॉर्म क्वेश्चंस कैन कम. सो प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. और कई बार क्या होता है कि कंप्लीट इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इज इट क्लियर? तो ये तो हमने भी बात की इंडिया एंड बांग्लादेश की और इंडिया एंड नेपाल की. अब हम बाकी कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, जैसे भूटान है, म्यांमार है एंड ऑल अदर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. है इंडिया एंड भूटान की. इंडिया और भूटान के आपस में रिश्ते दोस्ताना है. इन दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं है. इंडिया
जो है डू नॉट शेयर एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, दोनों आपस में अटैच्ड हैं, दोनों के बीच में कॉपरेशन है। किस चीज़ को लेकर इनमें कॉपरेशन है? मीट आउट द गोरिल्लास एंड मिलिटेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से गोरिल्लास को और मिलिटेंट को निकालना, उनको वहाँ से समाप्त करना, राइट। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया आल्सो इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान, भूटान में इंडिया ने बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंटल एड, जो कि भूटान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट का रिसोर्स है, डेवलपमेंटल एड उनको इससे मिलती है। यानी ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए भी इकोनॉमिकल बेनिफिशियल है, एज वेल एज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द भूटान, राइट। तो मेनली इन दोनों के बीच में अगर क्वेश्चन आता है तो ये इतना लॉन्ग उसमें नहीं आता, मेनली इट कम्स इन 2 मार्क्स और 2 और 4 तो रेयर ही आता है, मोस्टली इन 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, इसमें से कोई भी एक पॉइंट पूछा जा सकता है, राइट। तो ये है रिगार्डिंग इंडिया एंड भूटान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री, इंडिया एंड मालदीव्स। अब इंडिया और मालदीव्स में भी जैसे भूटान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ऐसे ही मालदीव्स के साथ भी इंडिया के रिलेशन दोस्ताना है, वार्म रिलेशंस है। इंडिया जो है मालदीव को सपोर्ट करता है, किस मामले में सपोर्ट कर रहा है? देयर इकॉनमी, उनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, एज वेल एज टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ फिशरीज, जो फिशेस मेन काम, राइट। तो उस इन तीनों कामों में, इन तीनों चीज़ों में इंडिया जो है मालदीव को सपोर्ट करता है, उनकी सहायता करता है, राइट। इज इंडिया हैव वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशंस विथ मालदीव्स, बहुत अच्छे संबंध है हमारे मालदीव के साथ। इन नवंबर, अब ये अच्छे रिलेशन कैसे हैं, कहाँ से प्रूव होता है कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं? नवंबर 1998 में व्हेन सम तमिल फ्रॉम श्रीलंका अटैक्ड मालदीव्स, 1998 में क्या होता, कुछ तमिल लोगों ने, जैसा कि हमने श्रीलंका के उसमें पढ़ा था कि लिट्टे, जिनको लिट्टे के नाम से जाना जाता है, कुछ तमिल लोगों ने मालदीव पर अटैक कर दिया, राइट। तो ऐसे में मालदीव्स ने इंडिया से हेल्प मांगी, इंडिया को रिक्वेस्ट की और इंडिया ने उस रिक्वेस्ट को कबूल किया और इंडिया ने अपने ट्रूप्स कहाँ पर भेज दिए? मालदीव्स में। किसके लिए? ताकि वो इस इन्वेशन, जो कि तमिल लोग उस एरिया को जो अपने अंडर करना चाहते थे, उसको स्टॉप कर सके। और इंडिया ने इसमें मालदीव्स की हेल्प की और सक्सेस भी हासिल की, right? In November 1998, when some Tamil from Sri Lanka attacked Maldives, the Indian Air Force and Navy instantly acted on Maldives request and reached Maldives to stop invasion. मालदीव के रिक्वेस्ट पर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी वहाँ गई और उन्होंने मालदीव की मदद की। इसके अलावा अब ये तो हो गया इंडिया और मालदीव्स के बारे में, बाकी जो नेबरिंग कंट्री हैं। लेकिन मेनली जो अगर हम बात करें इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, तो मेनली अगर देखा जाए तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं, कुछ के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, राइट, या थोड़े बहुत है हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। द मेजर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर्स, लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं भी वो किस वजह से हैं? चाहे वो बांग्लादेश के साथ है, हमने बात की वाटर रिसोर्सेज की, चाहे वो नेपाल के साथ है, राइट। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है? पार्शली ड्यू टू द ज्योग्राफी, हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, दैट इज द रीजन फॉर दीज कन्फ्लिक्ट्स, राइट। इन कन्फ्लिक्ट के पीछे कारण क्या है? इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सभी कंट्रीज के जिसकी लोकेशन सेंटर में है, और मैक्सिमम जो ये कंट्रीज़ हैं उनका बॉर्डर जो है किसको टच करता है? इंडिया का। तो मेनली डिस्प्यूट्स कहाँ से शुरू होते हैं? बॉर्डर एरिया से। वहाँ बॉर्डर एरिया में अगर रिसोर्सेज हैं तो उसको लेकर कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर एरिया में रिसोर्सेज, वाटर, कोई रिवर निकल रही है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है तो उसको लेकर कन्फ्लिक्ट है। तो मेनली हमारा जो रीज़न है दैट इज़ अ लोकेशन ऑफ इंडिया, partially due to the geography of the region in which India is located centrally, जिसमें इंडिया जो कहाँ पर है? बिल्कुल सेंटर में है, and is therefore the only country, केवल यही इंडिया एक ऐसा कंट्री है, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है उनमें केवल इंडिया एक ऐसा कंट्री है that borders the
अदर, जिसका जो बॉर्डर है वो किसके साथ टच करता है, बाकी कंट्रीज के साथ, राइट। ये तो हो गई हमारी बात इंडिया एंड अदर नेबर, यानी इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पीस एंड कोऑपरेशन। इसमें व्हाट वी विल डिस्कस कि चाहे हमने अभी पीछे पढ़ा कि साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें आपस में किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर कन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट। उनमें अगर कन्फ्लिक्ट्स है तो उसके साथ साथ कोऑपरेशन भी है, क्लियर। तो इससे बेशक चाहे आपस में साउथ एशियन कंट्रीज के कितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, कितने भी डिफरेंसेस हैं, कितने भी डिस्प्यूट्स हैं, बट सभी कंट्रीज ने फिर भी आपस में मिलकर काम किया है। किसके लिए किया है काम, कि जो इनका मेन मुद्दा था, जो मेन इशू था, मेन टारगेट था कि आपस में हमें मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करना है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, right? So in spite of the mentioned conflicts and differences, states of South Asia recognized cooperation and friendly relations among themselves. यानी जितने भी conflicts and differences थे उन सबको एक तरफ रखते हुए सभी कंट्रीज ने 7 की 7 जो कंट्रीज थी उन्होंने आपस में फ्रेंडली रिलेशंस भी डेवलप किए, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट भी किया। अब उसके लिए क्या किया गया, क्या ऐसा किया इन्होंने जिससे कि इनके आपस में कोऑपरेशन भी बनी रही। सार्क, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अब इनके बीच में आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करने में, आपस में कॉपरेशन बनाए रखने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, दैट इज सार्क। सार्क की इट कैन कम एज एन योर 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, एस फॉर साउथ, ए फॉर एसोसिएशन, सॉरी एशियन, again a association, R regional and C cooperation, South Asian Association of Regional Cooperation। यानी कि सारी साउथ एशियन स्टेट से मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, हैज़ प्लेड एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, साउथ एशियन कंट्रीज के आपस में कोऑपरेशन में, साउथ एशियन कंट्रीज के आपस में गुड रिलेशनशिप में, वार्म रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इस सार्क का, राइट। अब सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ, सार्क वाज एस्टेब्लिश इन 1985। अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश इन 1985, राइट। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस सार्क कुड नॉट रीच टू इट्स सक्सेस। अब जिस मकसद को लेकर इसे बनाया गया था कि आपस में बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो डेवलप करेंगी, उस मकसद को उस हद तक सार्क जो है वो हासिल नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था, उसका कारण था इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस। जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने तो शुरू से अभी तक इंडिपेंडेंस उनकी कंटिन्यू रही है, उनमें 2 कंट्रीज हैं मेनली, राइट, इंडिया एंड श्रीलंका। बाकी कंट्रीज उनमें कभी आर्मी आ रही है, राइट, कभी डिक्टेटरशिप आ रहा है, कहीं पर मोनार्की आ रही है। तो उनका जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही उसकी वजह से पॉलिटिकल फिर साथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट्स भी रहे। तो कुछ इन सब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से सार्क अपने मकसद में पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, काफ़ी हद तक सक्सेस लिया, लेकिन एक जो टारगेट था जिसको अचीव करना था वो अचीव नहीं कर पाया। सार्क मेंबर्स साइन द साफ्टा। सार्क के जितने भी मेंबर्स थे, जो साउथ एशियन कंट्रीज थे, जो मेंबर्स थे एसोसिएशन के, उन्होंने साफ्टा को साइन किया। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साफ्टा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साफ्टा। साफ्टा क्या था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, फ्री ट्रेड। साउथ एशियन उसमें भी वही रहा, ऐसे का मतलब साउथ एशियन, सार्क में भी, यहाँ भी ऐसे मीन्स साउथ एशियन। वहाँ क्या था, ARC यानी एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर क्या आ गया, F मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
राइट तो साफ्टा साइन किया। अब ये जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जो साफ्टा था, इसका मेन मोटो क्या था, किस लिए ये साइन किया गया, विच प्रॉमिस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन, जिसके अकॉर्डिंग फ्री ट्रेड जोन डेवलप किया गया फॉर द होल साउथ एशिया। साउथ एशिया के लिए फ्री ट्रेड जोन का मतलब है कि साउथ एशिया की कोई भी कंट्री आपस में साउथ एशिया के रीजन में कहीं पर भी जाकर अपना ट्रेड कर सकती है, राइट ऐसे में उन्हें किसी भी तरह का कोई ट्रेड बैरियर यानी कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, दैट इज फ्री ट्रेड। क्लियर। तो साफ्टा वॉज साइंड इन 2004। व्हेन साफ्टा वॉज साइंड, कब साइन किया गया साफ्टा, 2004 में, विद एन आइडिया टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया विद द हेल्प ऑफ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। ये माना गया, ये समय इसका साफ्टा का जो मेन मकसद था वो क्या था कि अगर फ्री ट्रेड होगा तो आपस में कोऑपरेशन होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आपस में पीस डेवलप होगा जब वो ट्रेड करेंगे। तो इस फ्री ट्रेड से सभी जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो पाएंगे, कोऑपरेशन डेवलप हो पाएगी, राइट तो अगर आज भी अगर साउथ एशियन कंट्रीज में जो कन्फ्लिक्ट्स, अगर इन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर दिया जाए तो इन साउथ एशियन मेंबर्स जो हैं, जो ये साफ्टा है, ये जो साख है, ये अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सकता है। ओके सो ऑल दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि एनी वीकनेस इज देयर, दैट आल्सो यू हैव टू कमेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ आल्सो। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।